तो बच्चों हम लोग ले रहे हैं पहले डाउट्स आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स का। जितना पार्ट आपने सॉल्व कर लिया वो मैंने, है ना, जो आपको लास्ट लेक्चर में बोला था सॉल्व करने, उसके पहले डाउट्स ले लेता हूं मैं। फिर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसा हमने कहा था उसके ऊपर जाएंगे एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। चलो फर्स्ट पार्ट क्लासिकल थिंकिंग वाला जो पार्ट है उसमें से क्या क्या आपके डाउट्स हैं पहले बता दो। चलो क्लासिकल थिंकिंग पूरे सेक्शन में से क्या क्या डाउट्स हैं? तो क्लासिकल थिंकिंग में आपको कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। क्लासिकल के वैसे भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, उसमें से काफ़ी सारे तो हमने सॉल्व कर ही लिए थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो ये सारे आपके सामने ही है ना। मेजॉरिटी हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके अलावा IUPAC नेम्स एंड बेसिक टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल थिंकिंग में बता दो कौन से डाउट्स है बच्चों? क्रिटिकल थिंकिंग वाले सेक्शन में क्या क्या डाउट्स है आप लोगों को? नई बुक के ना सब पेजेस चिपके हुए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या डाउट्स हैं? किसी को है डाउट बता दो जरा। नहीं? ओके बहुत अच्छे, कुछ भी डाउट नहीं। अच्छा 30 को 30 क्वेश्चंस है, ओके काफी सिंपल है। ओके व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव में तो होंगे, वेरी श्योर कॉम्पिटिटिव में तो डाउट्स होंगे आप है। कॉम्पिटिटिव सेक्शन में डाउट्स किसी को? देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ कॉम्पिटिटिव का ना। हाँ अच्छा कॉम्पिटिटिव का ना, तो क्रिटिकल में भी कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। कॉम्पिटिटिव में अच्छे क्वेश्चन एक्चुअली, क्लासिकल और इसमें तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग के देख लेते। इसका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है बच्चे ने। तो देखो 14 क्वेश्चन नंबर जो है ना, उसमें उसने आपको सवाल क्या पूछा है, देखो पहले वो बोलता है अरीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एज कैटलिस्ट। सो देव सेड अरीन्स, है ना, तो यहां पर हम बना देते हैं एक बेंजीन, ठीक है। अब उसने हैलो अरीन्स नहीं कहा, उसने कहा अरीन्स। अगर वो हैलो अरीन्स भी बोलता तो भी चलता, यहाँ पे हम लोग HDA चैप्टर से डील कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और इसको किसके साथ ट्रीट किया है? इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में किया है? तो FeCl3 के प्रेजेंस में किया है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? किसके प्रेजेंस में किया है? FeCl3, ये उसने पूछा। और ये पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये दिस इज पार्ट ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ हैलोएरीन्स। और मैंने आपको 5 ऐसे रिएक्शंस बहुत अच्छे से करवाए डिटेल में, जिसको मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद करने बोला था? SHANA, है ना, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये है ना, हैलोजिनेशन में आएगा ना ये। फिर एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, है ना। एल्काइलेशन एसाइलेशन को अपन फ्रीडल क्राफ्ट बोलते हैं। यहां पे जो FeCl3 है उसका रोल क्या है? जो FeCl3 है उसका रोल क्या है, ध्यान से देखना। FeCl3 का यहां पर रोल क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। FeCl3 ये एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये है कि नहीं। और बेसिकली ये आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इन रिएक्शंस का, ये वेरी क्लियरली कौन सा वाला मैकेनिज्म होता है? ये EAS यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होता है। तो आपका आंसर देखो, ए है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डी है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑप्शन ए
which is EAS, electrophilic aromatic substitution. I hope that is clear to all students. किसका डाउट था ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब आपको उसने बोला अरीन है, क्लोरीन है, प्रेजेंस ऑफ FeCl3 है, अब आप बोलोगे सर हम लोग तो नॉर्मली AlCl3 लिखते थे। हाँ, FeCl3 और AlCl3 दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल्स ही तो हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो हैं। तो वहां पर हमको मतलब है सिर्फ एक ये डालने से, क्या इलेक्ट्रोफाइल डालने से या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डालने से। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? So this was your question 40. Next one बताओ, नेक्स्ट कौन सा डाउट है? अच्छा ओके, इसमें 16 तक आप लोगों ने सॉल्व किया ना। चलो, सो ये तो मेजर इसमें डाउट्स नहीं थे, बिकॉज पहला पार्ट जो है चैप्टर का वो हमने सिनॉप्सिस में कवर किया था और काफी सारा सिंपल चीजें थी इसमें। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे अपन, ठीक है, और वो है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी और रिएक्शन मैकेनिज्म, जो SN1 SN2 भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसको आज आप लोग पहले सिनॉप्सिस पार्ट को कवर करते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हैं, है ना। चलो, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से शुरू होता है। तो पहले ये क्या होती है ये अपन क्विकली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आप समझो पहले कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे? कब बोलेंगे किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव? उसका सबसे पहला कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन होना चाहिए, दूसरा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। पर वो उसका डेफिनेशन नहीं, उसका डेफिनेशन ये है कि भाई जो कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, किसको रोटेट करता है बताओ? किसको रोटेट करता है? प्लेन पोलराइज लाइट को टू आइदर राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। आप राइट को क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, आप लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। पहले ये समझ लेना, बहुत जगह पे आपको राइट लेफ्ट लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह पे आपको राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है वो भी चेक कर सकते हो आप, ओके, राइट या लेफ्ट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनका नाम क्या होगा। तो जो कंपाउंड राइट में लेके जाएगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। हर कंपाउंड के 2 फॉर्म्स होंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होगा लीवो रोटेटरी। जो राइट साइड में लेके जाएगा वो डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट साइड में लेके जाएगा वो लीवो। इनको और सिग्निफाई करने के लिए हम लोग प्लस साइन और माइनस साइन भी यूज करते हैं। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग फॉर्म होंगे। जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके 2 अलग अलग फॉर्म्स होंगे। जैसे आपको पता है ज्योमेट्रिक आइसोमर में 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस। कंपाउंड एक ही है ना, फॉर्म 2 है ना, सिस और ट्रांस, हाँ कि ना। वैसे यहां पर कंपाउंड एक ही है, उसके फॉर्म 2 हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। क्या ये बात क्लियर हुई? बढ़िया। ये वैसे थियरी हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है, आप लोगों को आइडिया होगा ही। अब सवाल ये कि भाई ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? तो नॉर्मल लाइट को पासिंग थ्रू, क्या नॉर्मल लाइट को पासिंग थ्रू निकोल्स प्रिज्म, क्या होती है? एक प्रिज्म होती है निकोल्स प्रिज्म।
ठीक है। अगर आप नॉर्मल व्हाइट लाइट को, नॉर्मल लाइट मतलब क्या, नॉर्मल लाइट का मतलब मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब एक कलर है ना, मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट, नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट को यदि आप निकोल्स प्रिज्म से पास करते हैं, खास प्रकार का एक प्रिज्म होता है जिसका नाम है निकोल्स प्रिज्म, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म दैट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट and joined by Canada balsam. So when you pass normal white light through Nichols prism, it becomes plain polarized light. समझ रहे हो? It becomes plain polarized light. What does plain polarized light look like? Plain polarized light looks like this, where you see the plane polarized light looks like this, where you will see that the direction of the waves will be in a particular plane only. मतलब light waves will vibrate in a particular plane only. इस तरह से आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब इन वेव्स को आई कैन रोटेट देम टू द राइट और द लेफ्ट डिपेंडिंग वेदर, और आई कैन मतलब रादर द कंपाउंड कैन रोटेट देम टू द राइट और द लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज डेक्स्टर और लीव. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम नॉट गोइंग वेरी इन डेप्थ, आई एम बेसिकली गिविंग अ सिनॉप्सिस. निकोल्स प्रिज्म कैसे बना था ये भी देख लो, आता है ये कई बार एमसीक्यूज में. कैसे बनता है? मेड ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल्स joined by कैनेडा बाल्सम. कैनेडा बाल्सम एक टाइप का ग्लू है, आप समझ लो. तो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिक आइडिया आ गया. अब जरा थोड़े से इससे टर्म्स रिलेटेड समझ लेते हैं. बहुत सिंपल टर्म्स है, ज्यादा इसमें हाई फंडू नहीं है. कंडीशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? तो दो मेजर कंडीशंस है एक्चुअली. कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ दो ही कंडीशंस में हो सकता है. ठीक है. ये एक तो देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपाउंड में कोई भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. ना अगर मैं सीटी लेवल पे बात करूं तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री पे इतने हाई फंडो कोई क्वेश्चन नहीं आते. आपको बेसिकली कायरल कार्बन दिख गया, होता है नहीं है तो दिख खत्म. ठीक है. मीजो कंपाउंड्स एक ही आपका वेरिएशन आता है. हाँ, अगर मैं जेई लेवल पे बात करूं तो इसमें बहुत सारे हमारे को पीओएस क्या होता है, मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली होता क्या है, उसके वेरियस डायग्राम्स हमको समझने पड़ते हैं काफ़ी डिटेल. बट सीटी लेवल पे मैं बात करूं तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि कंपाउंड में सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए. यानी कि जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं बैठेगी, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल के नाम से. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जब होगी, पहला कंडीशन क्या है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये बहुत जरूरी कि नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये कंडीशन है. ये नहीं होगा तो नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. और दूसरा ऑफ कोर्स प्रेजेंस ऑफ काइरल और असिमेट्रिक कार्बन. प्रेजेंस ऑफ काइरल और असिमेट्रिक कार्बन. ठीक है. काइरल और असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? यस, काइरल या असिमेट्रिक कार्बन हम देखें तो वो होता है ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट. एमसीक्यू में दिमाग लगाने के लिए शॉर्टकट क्या है?
डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो नहीं बोलने का, नहीं गिनने का उसको, सिंपल बात। और चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। तो अच्छा, सब सिंगल है और सब डिफरेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सब सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ, तो ये ना sp3 टाइप का ही मिलेगा आपको, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो sp2 या sp हो जाएगा। तो ये कायरल कार्बन जनरली आपको हमेशा असिमेट्रिक वाला जो आप लिखते हो वो आपको sp3 वाला ही मिलता है, ये समझना। ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। एक अच्छा एग्जांपल ऐसे देख लो अगर, तो ये इसमें यहाँ पर एक जगह COH ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह H लगा हुआ है, एक जगह OH लगा हुआ है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, रिप्रेजेंटेड विद अ स्टार मार्क लाइक दिस, एस्टेरिस्क, है ना, इस तरह से। अगर कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बहुत ही आसान। अगर कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कंडीशंस भी उसी सीक्वेंस में लिखी है कि ज्यादा जरूरी क्या है। कायरल कार्बन तो चाहिए, ठीक है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं चाहिए। दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो खत्म, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट छोटी छोटी और 2-3 चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। एक तो ये कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो अगर मैं बोलूं, they are represented by small d and small l, by the way dextro is small d, levo is small l। कैपिटल D एंड कैपिटल L हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में किए थे और वापस करेंगे भी, जहां पर हमने देखा था इट वाज सीरीज ऑफ शुगर्स, है ना। DNL सीरीज शुगर्स होते हैं ना, और ज्यादातर नेचुरल शुगर्स D सीरीज को बिलोंग करते हैं, कैपिटल D सीरीज वो अलग होता है। यहां पर स्मॉल d स्मॉल l आर कॉल्ड optical isomers or enantiomers of each other। बहुत सारे नाम है बट हम लोग 2 ही कर रहे हैं। इनको ऑप्टिकल एंटीपोल्स भी कहते हैं, enantiomers भी कहते हैं, बहुत सारे नाम। 2 आपके बुक में है, आप 2 करो। ऑप्टिकल आइसोमर्स और enantiomers of each other, they are or they form नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या फॉर्म करते वो? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इनकी मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। इसी को कायरलिटी कहते हैं। कायरलिटी का मतलब ही वही है, द वर्ड कायरल इट रिप्रेजेंट्स योर हैंड एक्चुअली। तो आप अगर हाथ को एक के ऊपर एक रखो तो आपका ये अंगूठा और ये वाला अंगूठा मैच कभी नहीं करेगा, है ना। वो मछली जल की रानी करके देखो, इसका मतलब अच्छा कुछ ऐसे, मैंने आपको ये तभी भी शायद थियरी लेक्चर में बताया होगा ना, कुछ ऐसे गधे जो बोलते हैं सर मैं ऐसे रखूंगा तो मेरा तो मैच हो रहा है ना। तुमको सेंटर में से फोल्ड करने नहीं बोला है, उनको बोला एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखो, ऐसा करना है, ठीक है ना। सो दे विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसे केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, डी और एल फॉर्म्स। एंड आखिरी चीज क्या है कि ये जो डी और एल, दो और चीजें, 2 लास्ट लाइंस हैं कि एक तो ये कि डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली है। कैसे डिटरमाइंड है ये? determined with the help of a device called पोलैरीमीटर। एक डिवाइस होता है जिसका नाम है पोलैरीमीटर। उसमें आप वो कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के डालते हो और वो आपको रीडिंग देता है। पॉजिटिव रीडिंग देगा तो डेक्स्ट्रो, नेगेटिव रीडिंग देगा तो लीवो। कोई बड़ा इतना 30 मार खान नहीं है, ना आप हो ना मैं हूं, जो स्ट्रक्चर किसी भी रैंडम स्ट्रक्चर को देख के बोलते अच्छा ये तो डेक्स्ट्रो, अच्छा ये तो लीवो। ऐसा नहीं होता, आपको पोलैरीमीटर में डालना पड़ता है, ठीक है। एंड लास्ट इज इक्विमोलर प्रोपोर्शन। क्या क्या बोला मैंने? इक्विमोलर। कोई मुझे बता सकता है इक्विमोलर प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा बच्चों? इक्विमोलर प्रोपोर्शन, सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे।
है ना, इक्विमोलर, नाम से ही पता चल रहा है, इक्विमोलर, सेम नंबर ऑफ मोल्स, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ D and L forms is called रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? रेसेमिक मिक्सचर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? DL और प्लस माइनस ऐसे करते हैं, DL साथ में लिख दिया, यानी कि D और L साथ में है। और ये रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली कैसा होगा? एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? क्योंकि जो डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म है एक दूसरे के एंगल्स को, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल कर देंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? दे आर इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं रेसेमिक मिक्सचर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स ऑफ देयर रोटेशन एंगल्स। तो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानने हैं, और इसके बेसिस पे अभी हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का बहुत सारा रिलेशन है आपके SN1 SN2 मैकेनिज्म से, जो इसके साथ में ही जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। और उन दोनों मैकेनिज्म्स, SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो वो किस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन से टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, वो कैसे जज करना है वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज SN1 SN2। दैट इज अनदर टॉपिक नाउ, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अपने आप में एक सब टॉपिक था इस चैप्टर का, वैसे ही SN1 SN2 भी एक सब टॉपिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसको हम लोग NS ना लिखकर हम लोग SN लिखते, ठीक है ना बच्चों। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं। ये होते हैं SN1 और SN2 टाइप, दो टाइप। कौन से दो टाइप होते हैं? SN1 और SN2। जो थियरी में बता रहा हूं इसके ऊपर फोकस करना, ऑफ कोर्स आपके बोर्ड्स भी बाकी है अभी, तो उसके हिसाब से भी ये थियरी आपको बहुत काम आने वाली है ना। तो SN1 SN2 ये एक्चुअली व्हाट डू दीज थिंग्स स्टैंड फॉर? चलो देखते हैं। ये दिस स्टैंड्स फॉर substitution this stands for substitution nucleophilic first order, और ये वाला this stands for substitution nucleophilic सेकेंड ऑर्डर। समझ में आ रही बात? SN1 SN2। तो यहां पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये 1 और 2, ये आपका फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर को सिग्निफाई करते हैं। ऑर्डर ऑब्वियसली आपको केमिकल काइनेटिक्स से पता ही है, ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट से, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में फंडा क्या है कि जो SN1 वाले मैकेनिज्म है, अब आपको मैं पूरा डिटेल थियरी से ज्यादा अच्छा मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक शॉर्टकट जो है, मैंने आपको थियरी में भी बोला था, यहाँ पे भी बहुत काम आएगा, उसको इस तरह से याद कर लो। दो का एक और एक का दो, ऐसे याद कर लो। SN1 जो है उसमें दो स्टेप्स में रिएक्शन होता है। SN1 में दो स्टेप्स है ना, एक का दो और दो का एक, यानी SN2 में वन स्टेप में रिएक्शन होता है। समझ रहे हो बात को? बोलो हाँ कि ना। SN1 दो स्टेप्स में होगा, SN2 एक स्टेप में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है
ना, बहुत ही आसान। अच्छा, यहां पर 2 स्टेप्स हैं तो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स भी होंगे। 2 स्टेप्स हैं तो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स भी होंगे। ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। हर वर्ड के मीनिंग में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। 2 स्टेप्स होते हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। यहाँ पे 1 स्टेप है तो 1 ट्रांजिशन स्टेट हुआ। आप बोलोगे हाँ बरोबर है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम जब ग्राफ बनाएंगे बेल कर्व, तो बेल कर्व का जो हाइट है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। अच्छा, 2 स्टेप 2 ट्रांजिशन स्टेट, 1 स्टेप 1 ट्रांजिशन स्टेट, यहां तक क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, जो रिएजेंट है उसका प्रेफरेंस क्या है, रिएजेंट का प्रेफरेंस, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर हम रिएजेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द रिएजेंट, मतलब कि जब मुझे कंपाउंड दिया है ना रिएक्ट करने के लिए, उसमें से उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 क्या प्रेफर्ड है, और ये आप सबको पता होनी चाहिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। टर्शियरी सेकेंडरी, मतलब अगर मुझे टर्शियरी कंपाउंड दिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिया, तो वो कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, वो SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करेगा। और उल्टा अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसा दिया हुआ है, तो SN2 वाला किसको प्रेफर करने वाला है, प्राइमरी को प्रेफर करने वाला है। ये अगर आपको नहीं पता तो आप इस पूरे सेक्शन में से कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 के लिए कौन सा प्रेफर्ड है बताना, टर्शियरी। SN2 के लिए कौन सा प्रेफर्ड है बताना, प्राइमरी, ठीक है। और प्राइमरी से भी पीछे आता है ऑब्वियसली मिथाइल। मिथाइल को एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो हम लोग प्राइमरी लिख देते हैं, बट उसको हम लोग सुपर प्राइमरी बोलते हैं एक्चुअली, अगर आप देखो तो, क्योंकि वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप 1 2 3 या 3 2 1 भी याद रख लो तो भी बहुत है। SN1 के लिए टर्शियरी वाला रिएजेंट प्रेफर्ड है, और SN2 के लिए प्राइमरी वाला रिएजेंट प्रेफर्ड है। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? मैंने आपको बताया 2 का 1 1 का 2 ना, SN2 के लिए प्राइमरी, ऐसा याद रखो, बहुत आसान। 1 स्टेप 1 ट्रांजिशन स्टेट, प्राइमरी, बहुत आसान, वेरी इजी। There are a lot of other things that are given in the book, but this is the core, this is the crux of it. बाकी छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं कि कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर्ड है, प्रोटिक है, अप्रोटिक है वगैरह, वो हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करते करते एक एक क्वेश्चन वाइज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे डिटेल्स को। उसके साथ जैसा मैंने कहा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप कैसे मिलाओगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है इसका, SN1 SN2 का। SN1 में आप याद रखना 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्जन होगा। किसका? जो रिएजेंट था उसका 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्जन होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने डेक्स्ट्रो से शुरू किया था, आपने 100 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो के लेके शुरू किए थे फॉर एग्जांपल, तो जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो 50 डेक्स्ट्रो रह जाएंगे, 50 लीवो बनेंगे। गया भेजे में मैंने क्या बोला, आपने रिएजेंट शुरू किया था, सपोज आप 100 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो के लेके आए थे, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उस प्रोडक्ट में आपको क्या दिखने वाला है, 50% रिटेन करना। जैसे आईपीएल में अपन रिटेन करते हैं ना प्लेयर्स को, पोलार्ड को और हार्दिक पांड्या को मुंबई बहुत साल से खिला रही है, रिटेन करते हैं हर बार, वैसे यहाँ पे रिटेंशन जो है उसको बचा के रखना। यानी कि जो डेक्स्ट्रो था वो डेक्स्ट्रो रहा, तो 100 में से 50% रिटेन हुआ, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रहा, बाकी 50% इन्वर्ट हो गया, उल्टा डेक्स्ट्रो का लीवो हो गया। तो कहना इसे कि अल्टीमेटली जब मिक्सचर बना डेक्स्ट्रो लीवो का तो रेसेमाइजेशन ही हुआ ना, बोलो हाँ कि ना। अभी बताया ना ऊपर, रेसेमिक मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका ये मतलब बोलूं कि आपने ऑप्टिकली एक्टिव चीज से शुरुआत की थी, बट फाइनल आते आते ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना। कितना सही है ना। और जब SN2 की आप बात करते हो तो 100% इन्वर्जन होता है। क्या होता है? 100% इन्वर्जन, मतलब
जो आपने डेक्स्ट्रो से चालू किया था तो लीवो हो जाएगा, लीवो से चालू किया था तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, उल्टा होना ही होना है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, बोलो, व्हाट डू वी कॉल इट, वॉल्डन इन्वर्जन। तो ऑप्टिकली एक्टिव चीजों को SN1 SN2 मैकेनिज्म से पास कराओगे तो उनका क्या रिजल्ट मिलेगा, वो ऐसा होता है। अगर SN1 से पास कराओगे तो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन होगा, SN2 से पास कराओगे तो 100% इन्वर्जन होगा। ये आपको समझ लेना। तो ये था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी और SN1 SN2 वाला फंडा। अब जरा कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। अभी हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, है ना। तो अगेन क्लासिकल थिंकिंग का ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला सेक्शन चालू होता है क्वेश्चन 41 से। दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप्ड लास्ट टाइम, है ना, क्लासिकल वाले सेक्शन। Which of the following statements is incorrect? Carbon atom which carries 4 different groups is called chiral. हाँ, ये तो सही है। Chiral and its mirror image are identical. Are they identical? Non-superimposable होते हैं। हाँ। Chiral molecule and its mirror image are stereoisomers of each other. And they have the same molecular formula. Same molecular formula होता है, सही है। आपका क्या बोलते हैं, मिरर इमेज होता है, ये भी सही है। मिरर इमेज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये भी सही है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये भी ट्रू है। एंड दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाट आर दे? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इज दिस ट्रू? स्टीरियो आइसोमर्स में तो ज्योमेट्रिक भी आ गया ना, हाँ कि ना। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अभी तो इतना सारा क्या समझाया फिर इतना देर से, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया बी। ऑब्वियसली दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या होते हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। आइडेंटिकल होते तो सुपर इम्पोजेबल हो जाते ना यार, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट देखें 46 क्वेश्चन। इनएंशियोमेरिक कंपाउंड्स डिफर इन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत इजी, आपको आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। इनएंशियोमर्स डिफर इन ए बॉइलिंग पॉइंट, बी डेंसिटी, सी ऑप्टिकल रोटेशन, डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन सी। इनएंशियोमर का डेफिनेशन ही वही है, क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो जेन्युइनली फिर आपका कुछ होने का चांसेस नहीं, ठीक है, वेरी सॉरी टू से। और अभी मतलब 10 मिनट पहले तो सिखाया कि इनएंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। 51 कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल। ये लास्ट टाइम बता दिया था। इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल कैन बी डन बाय एक्वस KOH, पोटेशियम नाइट्राइट, अल्कोहलिक NH3 और सोडियम इथॉक्साइड। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करने को बोल रहा है वो आपको यहाँ पे? क्लोरीन को हटाओ और OH को लगाओ। क्या करना है मतलब? Cl है, OH बनाना है, तो क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है। Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एंड बहुत बार ये बोल चुका हूं और आपको पता होगा, एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH इज फॉर एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन उसने पूछा इथाइल क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन दिए पोटेशियम नाइट्राइट, NH3, एक्वस KOH और सोडियम इथॉक्साइड। ऑब्वियसली एक्वस KOH इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? नाउ कई बार बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत बेसिक चीज है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग हो सकते हो कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्लियर कर दूं। जब मैं एरो पे कुछ लिखता हूं तो बचपन से आपको सिखाया गया कि एरो पे लिखी हुई चीज कैटलिस्ट होती है ना बच्चों। बट जब हम लोग MCQ क्वेश्चन की बात करते हैं तो
तो वो कई बार आपको जो एक्चुअल रिएजेंट है वो भी एरो पे लिखकर दे देते हैं, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार वो जो कन्वर्जन के लिए रिएजेंट यूज हो रहा है उसको भी वो लोग एरो पे लिख के दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये KOH यहाँ पर कैटलिस्ट है, वो एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 56। बहुत अच्छा, ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, क्या हो गया मेरे को, हाँ, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डैश, ये क्वेश्चन बाय हीटिंग डैश, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं वो लोग ने क्या दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन उसने आपको दिया हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल प्लस KNO3। ऑप्शन बी आपको दिया है उसने प्रोपाइल क्लोराइड प्लस KCN। ऑप्शन सी उसने आपको दिया है ब्यूटाइल क्लोराइड, ध्यान से देखना, ऑप्शन सी में 4 कार्बन है, ध्यान से देखना यहां पे, प्लस KCN। और ऑप्शन डी उसने आपको दिया है ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस KNO3। तो पहले तो सीधी बात है कि नाइट्राइल का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्राइल का मतलब क्या है, C4H9 या C3H7? C3H7Cn। अब ये अगर नहीं पता तो गड़बड़ है, तो देख लो, जिसको जिसको नहीं आता उसके लिए समझा देता हूं डिटेल में। ब्यूटेन नाइट्राइल, साइनाइड एक टर्मिनल ग्रुप है, बोलो हाँ की ना। तो साइनाइड का कार्बन और इसके 3 कार्बन ऐसे हुए ना, 4 इसलिए ब्यूटेन, समझा कि नहीं समझा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर इसके 4 कार्बन और इसका 1, ये तो 5 कार्बन बन जाते, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि मुझे तो ब्यूटेन नाइट्राइल चाहिए, है ना। तो सी तो मेरा आंसर क्लियरली नहीं है। अब ए देखते हैं, OH को NO3 से रिप्लेस करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, नाइट्राइल चाहिए, साइनाइड चाहिए, तो मुझे डी ये भी नहीं है, और ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी, जहां पर मेरे यहां पे देखो 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन यानी कि 4 कार्बन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत ही आसान। और मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में खैर ये लिखवाया भी है, एल्काइल हैलाइड प्लस KCN अल्कोहलिक गिव्स एल्काइल साइनाइड। अगर यही AgCN लिखा होता सपोज, तो क्या बनता, क्या बता सकता है कोई? आइसोसाइनाइड बन जाता। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, आइसोसाइनाइड बन जाता। 61st क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 61 को, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखना ध्यान से। वो बोलता है विच इज ट्रू, विच इज और आर ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन। अभी आपको SN2 पढ़ाया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऑप्शंस आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इज इट इंडिपेंडेंट? SN2 का मतलब वो दोनों पे डिपेंड करता है ना, दोनों रिएजेंट्स पे डिपेंड करता है, यही तो 2 का मतलब है। तो क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द ऑपोजिट साइड, बैक साइड अटैक होता है, उल्टा साइड का अटैक होता है। अब आपको ये याद होगा, मैंने अभी लिखवाया 100% इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन यानी उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक। उल्टा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक। जो न्यूक्लियोफाइल नया वाला आ रहा है वो आगे से आएगा नहीं, वो पीछे के साइड से आके अटैक करेगा इस रिएजेंट को, इसीलिए बैक साइड अटैक बोलते हैं। तो वो बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम on the opposite side of the group being displaced. Yes, that is true. B is true. Reaction proceeds with simultaneous bond making and bond breaking. क्या यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है?
एक ही स्टेप है, तो बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग सब कुछ उस एक ही स्टेप में होगा, बोलो हाँ कि ना। तो कैन आई से बोथ बी एंड सी आर ट्रू? यस। तो यहां पर सिंगल स्टेप आप बोलेंगे यस दैट इज ट्रू। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका है कि भाई बैक साइड अटैक हो रहा है, दैट इज ट्रू। और ऑप्शन सी आपको ये बताता है कि आपका सिंगल स्टेप है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑब्वियसली योर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। You know what is the hint in the question if you read the question properly? Which of the following is or are true? वो आपको पहले से ये स्कोप दे रहा है कि भाई बोथ का आंसर है। तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल है, थोड़ी सी एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में ऐसा सवाल आया, दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम इंग्लिश पढ़ के ही जजमेंट ले लेना, है कि नहीं? ओके 66 जो क्वेश्चन है ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैं 5 स्टार आपके क्वेश्चन को सिर्फ डिफिकल्टी के हिसाब से नहीं देता, इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी देता हूं, ठीक है ना। और ये वाला बहुत आसान है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेडिली अंडरगोज SN2? क्या बोला? SN2 कौन सा वाला इसमें से दिखाएगा? ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन ए में उसने आपको दिया इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी में दिया CH3C CH3 CH CH Cl CH3, ऑप्शन सी में आपको दिया और ऑप्शन डी में दिया इस तरह से। आपको क्या जज करना है? जज क्या करना है? SN2 है और कौन आसानी से SN2 करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? क्या लगता है? प्राइमरी। कौन सा प्राइमरी दिख रहा है? किसी अंधे को भी दिख जाएगा। चारों में से कौन सा प्राइमरी दिख रहा है? ऑप्शन ए, एग्जैक्टली। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 स्टार इसलिए किया बिकॉज इस चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और मैंने आपको अभी ये जो बताया है तरीका कि आपको एक का दो, दो का एक याद रखना है, उससे आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। प्राइमरी, टर्शियरी, यस, इस तरह से आपको जज करना है। जनरली आपको ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ना, आपको मैंने पिछले लेक्चर में एलिमिनेशन रेडमैन करके जो पढ़ाया था, मेटल्स के बाद एलिमिनेशन, वहां पे अल्कोहलिक केओएच पढ़ाया था। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्वेश्चन 71 है ना, वो बोलता है इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन व्हिच टाइप ऑफ कन्वर्जन टेक्स प्लेस? एल्कीन टू हेलो एल्केन, हेलो एल्केन टू एल्कीन, अल्कोहल टू एल्कीन और एल्कीन टू अल्कोहल। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अब देखना बच्चों, जिसने बोला डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ना, अगर आप अल्कोहल बोलोगे तो वो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। क्या सोच के आपने अल्कोहल बोला? देखो रॉन्ग है। डिहाइड्रेशन थोड़ी बोला उसने, अल्कोहल में तो HOH निकलता है ना, HX निकालने की बात कर रहा है वो। तो क्या बनने वाला है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा क्या यूज होता है? अल्कोहलिक KOH यूज होता है ना, पता ही है तो सबको मालूम। अल्कोहलिक KOH यूज होता है। तो यहां पर ये क्या था? ये हेलो एल्केन था। क्या बनने वाला है? एल्कीन बनने वाला है। तो ऑप्शन क्या होगा? हेलो एल्केन टू एल्कीन, यानी कि ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई ना? जिसने किसी बच्चे ने अल्कोहल बोला वो रॉन्ग था, ध्यान देना। अगर वो डिहाइड्रेशन पूछता तो आप अल्कोहल टू एल्कीन बोलते।
नेक्स्ट है आपका विच इज ईजियर टू अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, कौन से वाले का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना आसान है। सवाल बड़ा इजी है, उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजियर टू अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एल्काइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, है ना। आर Br, Ri, RCl, RF, ये आपका ABCD है। और वो पूछ रहा है इसमें से सबसे आसानी से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसका होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसका होगा, आयोडाइड का होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ छोटा, सब कुछ तो है ही, प्लस आपको ये फैक्टर यहाँ पर क्या सबसे इजी फैक्टर समझ में आता है कि भाई आयोडीन जो है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। कैसा है? बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप, बहुत आसानी से ये छोड़ देता है, ये क्योंकि बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये वो बंदा है जिसका आपको पता है रिलेशनशिप टिकने वाला नहीं, ये तोड़ के जाने ही वाला है, ये वैसा है। फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह थोड़े से मतलब बाइंड करके रहते हैं, है ना। ये हमारे सैल्मोन भाई हैं, इनकी शादी नहीं होगी इनकी नहीं टिकती, तो ये आयोडीन भाई साहब निकल जाते, ठीक है। राधे तो देखी होगी आप लोगों ने, जो जहर घोला है भाई ने, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि आयोडीन टिकता नहीं है, वो निकल जाता है। तो वो आसानी से निकलेगा, तो इसीलिए उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेट करना यानी उसको निकाल देना बहुत ही इजी होगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखें, एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, द प्रोडक्ट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास 11 के बहुत बेसिक फंडे से, ये एल्केन के फंडे से आता है ये आंसर, ठीक है। बट कई बार ऐसा है कि आपने क्लास 11 में या तो ध्यान नहीं दिया या भूल गए हो अभी आते आते, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत लोगों को, बहुत ही आसान। वो बोल रहा है कि एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले तो लिख लो एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये उसका सवाल है, बहुत आसान सवाल। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करते हो जो हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, whenever Grignard reagent is reacting with a proton supplier or a hydrogen supplier, immediately आपको क्या बना देना है, उसका corresponding alkane बना देना है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रिग्नार्ड को मिलेगा, और जो OH है वो मैग्नीशियम को मिलेगा। द इजिएस्ट वे टू रिमेंबर इट लाइक दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, बस ये आ गया आपका आंसर। ऐसे याद कर लेंगे बच्चों। ऑब्वियसली Mg है, उसके साथ Br माइनस में रहेगा, OH माइनस में रहेगा, आपको पता ही है ऑफ कोर्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? राइट, तो क्या बना यहां पर, बना आपका N ब्यूटेन। क्या बना बच्चों? N ब्यूटेन। आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज N ब्यूटेन। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। यस, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यहां पर ही अपन कंप्लीट करते हैं, बाकी का आप लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के MCQs को, और फिर अपन इसका डिस्कशन एंड डाउट्स लेंगे, ठीक है ना।